चलो तुम्हारी स्पेशल डिमांड पे बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किस किस को याद हो गए ये बताओ। और बात ये है कि मैं तुम्हारा चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, तो तुम यस लिख भी रहे हो तो भी ठीक है, नहीं भी लिख रहे हो तो भी ठीक है। ठीक, दो तीन चीजें हैं। एक्सरसाइज 3.1 3.2 तुम्हें दी थी, 3.3 भी तुम्हें दी थी। 3.1 और 3.2 को करने के लिए जो टाइम मिला था वो उस दिन 9 बजे तक का था, और 3.3 को करने के लिए जो टाइम मिला था वो अगले दिन 2 बजे तक, ऐसा ही था। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने, इस बार मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही दिन में तीनों एक्सरसाइज सबमिट कर दी थी। एप्रिशिएबल एफर्ट्स है, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी तुमने सबमिट करी। और कुछ बालक ऐसे हैं जो आज सबमिट कर रहे हैं, सॉरी फॉर डिले लिख के, लेकिन कोई बात नहीं, सबमिट करना जरूरी है। किसी के नेट प्रॉब्लम की वजह से या कहीं जाना पड़ गया उस वजह से अगर लेट भी हो गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। चलो अब मैं तुम्हें पर कुछ कुछ चीजें बताता हूँ जो मेरे को बड़ा परेशान करा तुमने। पहली चीज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारा ऐसा, cos 6x वाला है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 3 4 में से कुछ लास्ट में हो गई। अब तुम चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे होंगे, तो इसको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि 3 into 2x लिख के कर सकते हो या फिर 2 into 3x लिख के कर सकते हो, बताया था या नहीं, यस या नो, बताइए होगा ऑब्वियसली। ऐसे ही tan 4x वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही tan 4x वाला भी क्वेश्चन है, ये भी मैंने बताया था कि tan of 2 into 2x लिख के कर सकते हो। tan 2x का फॉर्मूला लगाओगे क्या बनेगा, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ये ऐसे ही होगा ना फॉर्मूला, याद है तुम्हें। उसके बाद tan 2x का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे दोबारा से, इसको क्या लिख लोगे, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखोगे। अब tan 2x का फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें पता है या नहीं, जरा बताओ किस किस को पता है tan 2x का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी को पता होगा। तो tan 2x का फॉर्मूला होता था हमारे पास tan 2x is 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्या बनेगा, 2 into 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का, अच्छा यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x का, यही बनेगा। सिंपलीफाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, काम खत्म। ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिए थे क्लास में, फिर से मैं ये बताऊं, कम से कम 20 या मान लो 30% स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट में ये भेजा है। दोबारा से वीडियो ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा करो। ये वाला भी बताया था, ये भी बताया था, और ये तो ज्यादा डिटेल में बताया था, बल्कि लास्ट स्टेप में बस cos 2x का फॉर्मूला तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना था। हमने क्लास में ऐसे ओपन करा था और बताया था दोनों में से कैसे भी कर सकते, ठीक। एक और क्वेश्चन है cot 3x वाला, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 22 है शायद, मेरे को क्वेश्चन नंबर भी याद हो गया लगभग, तुमने इतने सारी बार डाउट पूछ लिया मेरे से। अब ये वाला क्वेश्चन डाउट पूछा है कम से कम 60% वालों ने, कम से कम 60% वालों ने यही डाउट पूछा थे। लेकिन याद करो, जो tan 3x वाला क्वेश्चन नहीं करा था हमने, tan 3x को लिखा था tan 2x plus x, फिर यहाँ पे tan of a plus b का फॉर्मूला लगा दिया था, tan of 2x plus tan of x upon 1 minus tan 2x into tan of x, ऐसा था या नहीं था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था tan 3x, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सीधे वही इक्वेशन बन गई थी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, बन गई थी, यस या नो, बन गई थी ना। तो ऐसे ही जब cot 3x की बात कर रहा हूं मैं, तो तुम्हें क्या करना है, cot 3x as cot of 2x plus x, सेम तरीके से प्रोसीड करो, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए, काफी सारे बच्चों का आ भी गया।
जब तुमने मुझे डाउट लिख के भेजा था व्हाट्सएप पे, मैंने सबको यही बोला है कि जैसे हमने tan 3x वाला करा था वैसे ही cot 3x प्रोसीड करो, और काफी सारे बच्चों का रिप्लाई बैक आ गया कि हाँ सर उससे सॉल्व हो गया है। तो फिर भी अगर जिनका कोई और क्वेश्चन रह गया है या फिर सॉल्व नहीं हुआ है, हालांकि जितने भी डाउट तुमने मुझे भेजे थे, जितने भी डाउट तुमने मुझे भेजे थे, सबको मैंने रिप्लाई करा है, कुछ को हिंट दिया है, कुछ को सॉल्व करके भेजा है, इस तरीके से सबका रिप्लाई करा है A to Z। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर कोई रह गया है जो समझ नहीं है या कुछ, उसके लिए तुम्हारी डाउट क्लास होती है सैटरडे को। तो उस डाउट क्लास में तुम अमित सर को फ्राइडे को भेज देना, वो सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश हमेशा ये करनी है कि क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करो, कोई टीचर तुम्हारे लिए सॉल्व करे उसमें तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें तुम्हारा नुकसान ही है। और मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, ये जो तुमने ग्रुप पे ड्रामा लगा रखा है ना, नोट्स भेज दो, टाइम टेबल भेज दो, कि फालतू चीजें बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ, नोट्स अपने खुद बनाओ, जितने अच्छे से बना सको। हर रोज मैसेज होते हैं, बॉटनी का इस वाले लेक्चर के नोट्स भेज दो, फिजिक्स के भेज दो, इसके भेज दो, उसके भेज दो। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि मैं सीधे सीधे रिमूव कर दूंगा तुम्हें, अगर तुमने ऐसी हरकतें बंद नहीं करी तो। समझे बात? नोट्स खुद बनाओ। चलो खैर, हम एक्सरसाइज 3.1 3.2 कर चुके हैं। अच्छा, एक और थोड़ी सी दिक्कत, एक दो बार तो नहीं भेजी है, हालांकि दो चार बार तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि तुम्हें दे रखा है कि 10x की वैल्यू है -5/12 और क्वाड्रेंट दिया हुआ है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन है, 10x की वैल्यू है -5/12, तुम्हें पूछा है सेकेंड क्वाड्रेंट है, और कहा है कि बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दो। ये क्वेश्चन है तुम्हारे, समझ गए? तो अब सुनो जरा ध्यान से, जब ये है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, ये माइनस साइन इस क्वाड्रेंट की वजह से है, क्या एग्री करते हो इस बात? ये जो माइनस साइन है ये इस क्वाड्रेंट की वजह से है, इस बात को एग्री करते हो? यस और नो? कर ही रहे होगे, अब चैट बॉक्स थोड़ा दूर है, तो इसको एग्री करते हो, बहुत बढ़िया। तो क्या करोगे, सिंपल सी चीज करोगे, तुम ये लेके चलो 5/12 लेके चलो, तो तुम क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओ, ये 5 ये 12, ऐसा ही होगा ट्रायंगल। tan थीटा किसके बराबर होता है? P/V। तो ये आएगा 13, जब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट इज ये, तो इसका मतलब x ये वाला एंगल है। हालांकि ये मैंने एक्यूट दिखाया क्योंकि माइनस साइन इसकी वजह से, ये जो वैल्यू मिली होगी वो इस वजह से मिली होगी। अब अगर ध्यान से देखो तो sin x cos x cot x secant x cosecant x, ये सभी वैल्यूज तुम लिखना चाहते हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, बाकी 5 तुम लोग लिखना चाहते हो, ऐसा है, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखोगे तो sin x की वैल्यू क्या आएगी, P/h, तो ये आएगी 5/13, ये आएगी 12/13, ये आएगी इसी की रेसिप्रोकल 12/5, सीकेंट इसकी रेसिप्रोकल 13/12, कोसेकेंट इसकी रेसिप्रोकल 13/5। क्या ये सारी वैल्यूज मैंने सही लिखी है? यस या नो चैट बॉक्स में लिख देना, ये सारी वैल्यूज सही लिखी है मैंने? बहुत बढ़िया। अब बात बची इनके साइन की, अभी तक सिर्फ मैंने वैल्यूज लिखी थी, नंबर्स लिखे थे, अब बात बची है इनके साइन की। साइन तुम देखो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लिख दो, साइन क्या देखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख दो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है, सीकेंट नेगेटिव होता है, कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। सबके साइन मिल गए या नहीं मिल गए? सबके साइन मिल गए या नहीं मिल गए? जब तुम्हें पता है कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से सबके साइन लिख दो। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या पता है, हमें पता है कि साइन और कोसेकेंट, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन और कोसेकेंट को पॉजिटिव रखा, बाकी सबको नेगेटिव रखा। क्या तुम समझ गए मेरी बात?
चलो केबीसी आज नहीं खेल सकते, चैट बॉक्स में केबीसी मत लिखो। केबीसी खेलने के लिए मेरे को अपना चैट बॉक्स बिल्कुल आगे चाहिए ना। अब मैं कैसे देखूंगा कि केबीसी खेलता हूँ मैं तुम्हारे साथ? तो आज केबीसी नहीं खेलेंगे हम लोग, केबीसी तब खेलेंगे जब चैट बॉक्स सामने होगा, आज नहीं खेल रहे। तुम फॉर्मूले पर सारे याद रखना। अब सुनो, पर जब ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आएगा, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो मैं फटाफट से जो भी वैल्यू चाहिए होगी ट्रायंगल बना के लिख दूंगा। लेकिन जब ये स्कूल के एग्जाम में आएगा तो ये बदतमीजी नहीं करके आओगे, क्योंकि अगर स्कूल के एग्जाम में तुमने ये बदतमीजी करी तो सिंपली ऐसे मिलेगा तुम्हें ये खट। और ये मैम का फेवरेट होता है, ये मान के चलो, मैम ने सीधे खट कर दिया। आता स्कूल में ऐसे नहीं करके आओगे, स्कूल में कैसे करना देखो। देखो फिर से वैल्यू लिख रहा हूं, 10x हमें क्या दिया होगा, 10x 5/12 है माइनस में और सेकेंड क्वाड्रेंट बोलो। तुम स्कूल के हिसाब से कैसे करोगे, आइडेंटिटीज यूज करोगे। आइडेंटिटीज तुम्हें पता है कौन कौन सी है, क्या लिख देता हूं, sin square x plus cos square x equals to 1, tan square x plus 1 is secant square x। यही आइडेंटिटी, ये वाली याद है ना तुम्हें, यही आइडेंटिटी यहां सबसे पहले यूज करो। तो मुझे पता है कि tan square x plus 1 is secant square x, पता है। मैं यहाँ पे 10x की वैल्यू डाल देता हूँ। 10x की वैल्यू कितनी आई, 5 का स्क्वायर 25 बाय 144 प्लस 1 इज secant स्क्वायर, ऐसा ही है। तो ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 144 बाय 144 इज secant स्क्वायर। ये बना 25 प्लस 144 इज 169, तो secant स्क्वायर x हमारे पास आया 169 बाय 144, which implies secant x हमारे पास आया प्लस माइनस 13/12। आया या नहीं? किस किस को ये पता है कि ये प्लस माइनस आएगा? बहुत बढ़िया। अब डिसाइड करना है कि इसमें से प्लस लूं या फिर माइनस लूं। कैसे डिसाइड करूंगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करूंगा। सेकंड क्वाड्रेंट है तो सीकेंट नेगेटिव होगा, तो मैं क्या कह दूंगा, सीकेंट x मेरे पास आया -13/12। समझ गए हो? क्या तुम पूछ रहे क्या मैं हूं? मैं तुम्हारा रिप्लाई कैसे देखूं? तो वो 1 मिनट, हाँ यस लिखा हुआ है, ठीक है बढ़िया। अब अगर मुझे सीकेंट पता चल गया तो मुझे कॉस भी पता चल जाएगा, क्योंकि कॉस क्या होता था, 1/सीकेंट x होता था या नहीं। तो सीकेंट पता चल गया तो कॉस भी पता चल गया। कॉस कितना आ जाएगा, -12/13। क्यों, जो वैल्यू आई थी सीधे सीधे उसका रेसिप्रोकल ले लिया, जो वैल्यू आई थी सीधे सीधे उसका रेसिप्रोकल ले लिया। कॉस एक और माइनस साइन नहीं ले आएगा। कल मैंने एक बालक को देखा, पता है क्या कर रहा था, 1 मिनट रुको, इसी में कह रहा कि एक कॉस का माइनस साइन होगा, एक इसका होगा, एक उसने खुद लगा लिया, 3 माइनस साइन ऐसे लिखी हुई थी वैल्यू, -12/13। कह रहा कि एक ये अपने साथ सीकेंट लाया होगा, एक ये वाला माइनस साइन कॉस देगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, एक ये वाला पता नहीं उसने क्या सोच के लगाया, लेकिन उसका ओवरऑल आंसर ये मैच कर गया। ये मैंने तुम्हारी उसमें देखा जो तुम डीबीटी भेजते हो, मतलब सॉल्व करके एक्सरसाइज भेजते हो, और वो बालक भी देख रहा होगा। अभी नाम नहीं ले रहा हूं मैं, हालांकि मुझे नाम भी पता है। चलो, लेकिन ये बदतमीजी नहीं करनी है। जब जब ये अपने साथ सीकेंट अपने साथ माइनस साइन ले तो आया सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, तो ऑटोमेटिकली कॉस नेगेटिव आ गया और हमें नेगेटिव ही चाहिए था। अब अगर मुझे कॉस पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 से साइन निकाल लूंगा। साइन और कॉस दोनों पता चल गए, डिवाइड कॉस बाय साइन करके कॉट निकाल लूंगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए सभी आ जाएंगे, आ जाएंगे या नहीं? तो जब स्कूल में करोगे तो ऐसे करके आना है सारा। स्कूल में जितने ज्यादा पेज भर के आओगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, सीधी सी कहानी है। तो जो चीज तुम्हें 2 लाइन में लिखनी है उसकी जगह तुम 4 में लिख के आओ। अब सुनो, तुम्हें 3.4 का काम धाम बताता हूँ थोड़ा, 3.4 का काम धाम बताता हूँ थोड़ा, या फिर ग्राफ बनवा देता हूँ।
चलो पहले 3.4 कर लेते हैं ना, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, फिर ग्राफ एक ही बार बनाएंगे कंपटीशन के लिए जब बनाना हो। तो पहले 3.4 का काम करते हैं। 3.4 में तुम्हें देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, मान लो साइन थीटा तुम्हारे पास आया 1/2। क्या तुम थीटा बता सकते हो? साइन थीटा तुम्हारे पास आया 1/2, थीटा बता सकते हो? बहुत बढ़िया, सभी ने 30 डिग्री लिखा है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं 30 डिग्री को। क्यों? क्योंकि अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, और बड़े हो गए हो और तुम्हें साइन का ग्राफ पता भी है। क्या ये साइन का ग्राफ बनाया मैंने? साइन की वैल्यू हाफ कितनी बार होती है? इनफाइनाइट बार होती है। ये देखो, ये y इक्वल टू हाफ वाली लाइन बना ली मैंने। कौन सी लाइन बनाई है? ये y इक्वल टू हाफ वाली लाइन बना ली। तो ये देखो एक पॉइंट जिसपे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ, आगे भी मिलते रहेंगे, पीछे भी मिलते रहेंगे। ये सारे पॉइंट्स पे साइन थीटा हाफ हो रहा होगा। क्या इस बात को मानते हो? इन सभी पॉइंट्स पे साइन थीटा हाफ हो रहा होगा, इस बात को मानते हो? तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो अगली एक्सरसाइज है तुम्हारी, हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, हम इसको अलग चैप्टर की तरह पढ़ेंगे अभी पहले, ताकि एक एक्सरसाइज बची है हमारी, वो कंप्लीट हो जाए, काम खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी का, फिर हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हमें थीटा की वैल्यूज बतानी। अब दो तरह के सॉल्यूशन इसमें बताए जाते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। क्या क्या होता है? एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। साइन एक्स अपनी वेव कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? पीरियोडिसिटी बतानी है इसकी, हमने बात करी थी इस बारे में, बताओ जरा चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, एक बार बार लिखना, फ्रंट कैमरे से कर लो, जब फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं, क्लियर नहीं आ पाएगा, फिर तुम परेशान हो जाओगे। हाँ, कोई मुझे फोन गिफ्ट कर देगा जिसमें फ्रंट कैमरा बहुत बढ़िया होगा, मैं एड्रेस लिखवा देता हूँ, तो भिजवा देना, जेनेसिस के एड्रेस पे भिजवा देना मेरे नाम से है, फिर हम लोग जैसे कहोगे वैसे कर देंगे। डीएसएलआर भिजवा सकता है जिसका मानो, जेनेसिस का एड्रेस तुम्हें वहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, तो अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या मतलब है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या मतलब है। बहुत आसान मतलब है। एक रेवोल्यूशन बताओ कितने में कवर होता था? एक पूरा चक्रा कितने इंटरवल में कवर होता था? 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं प्यार से। तो वो ये कह रहा है 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मैंने 0 पे क्लोज रखा है, 2 पाई पे ओपन रखा है, क्योंकि 0 और 2 पाई बेसिकली सेम ही एंगल होते हैं। अगर हम रिवॉल्व करें, रेवोल्यूशन की बात करूं मैं, तो रेवोल्यूशन की बात करूं तो ध्यान से देखो, 0 और 2 पाई पे मैं सेम ही जगह पे खड़ा हूं, यस या नो? 0 और 2 पाई पे मैं सेम ही जगह पे खड़ा हूं, यस या नो? ऐसे लिख रहे होंगे, मैं अज्यूम कर लेता हूं। चलो अब सुनो, तो ये था 0, ये था 2 पाई। तो सबसे पहली चीज अभी हम सीख रहे हैं कि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे लिखना है। थोड़ी ही देर में मैं दिखाऊंगा कि जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं कि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे लिखने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने के लिए बहुत आसान प्रोसेस है। अब मैं तुम्हें एक चीज लिख के दूंगा, बताना तुम्हें पता है कि नहीं। जिनको पता है वो यस लिखेंगे, जिनको नहीं पता है वो नो लिखेंगे। फटाफट से। बहुत बढ़िया, पता ही होगा ऑब्वियसली।
पहला क्वाड्रेंट थीटा, दूसरा पाई माइनस थीटा, तीसरा पाई प्लस थीटा, चौथा 2 पाई माइनस थीटा। अगर बाय चांस किसी को याद नहीं है तो जो मैथमेटिकल टूल वाली वीडियो थी, ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो थी तुम्हारे पास है, नहीं तो वो जेनेसिस वाले चैनल या मेरे दोनों में से किसी एक चैनल पे होगी, तो देख लेना है। फिर भी कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप आओ जरा। तो मुझे चाहिए साइन थीटा हाफ। तो मुझे बताओ साइन थीटा हाफ कब होता है? अभी तुमने बताया था कि जब थीटा 30 डिग्री होगा, लेकिन अब से डिग्री में ना देके रेडियंस में एंगल दिया करोगे हमेशा, ठीक है? एक चीज याद रखो, अब से डिग्री में ना देके, जब तक क्वेश्चन में डिग्री में ना पूछा, हमेशा हम क्या लेके चलेंगे? हम डिग्री की जगह रेडियंस लेके चलेंगे, ठीक? तो अब मुझे ये बताओ साइन थीटा पॉजिटिव हाफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में, जरा सोच के बताओ। साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से में? फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सही। तो इस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर लिख लो। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 6 और पाई माइनस पाई बाय 6, थीटा और पाई माइनस थीटा। क्या आंसर रहेगा? पाई बाय 6 और पाई बाय 6। ये क्या है? ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है किस इक्वेशन के? इस इक्वेशन के। क्या हम साथ है? क्या हम साथ है? बहुत बढ़िया। पहले मुझे ये बताओ, ये क्या कौन लिख रहा है? ये कौन हैंग हो गया जिसका एस दबा ही रह गया? मैंने बताया था यस की जगह एस लिख, वाई लिख दो, उतने में भी समझ जाऊंगा। तुम मुझे इतना ना समझ रहे हो क्या? चलो अब मैंने तुम्हें कहा cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। अपनी कॉपी में सिर्फ 10 सेकेंड के टाइम में लिखना है तुम्हें, फटाफट। रेडियंस में cos थीटा माइनस हाफ, 10 सेकेंड का टाइम है, ज्यादा नहीं। लिख दिया होगा मेरे ख्याल से। तो cos थीटा सबसे पहले देखते हैं, माइनस cos थीटा हम देखते हैं हाफ कब होता है। माइनस साइन किसकी वजह से है बताओ? क्वाड्रेंट की वजह से है ना। तो हम देखते हैं कि हाफ कब होता है, देख लेते हैं हाफ कब होता है। cos थीटा हाफ के बराबर होता है जब थीटा पाई बाय 3 होगा। मानते हो इस बात को? cos थीटा हाफ के बराबर होता है जब थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। क्या तुम मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हो, बहुत बढ़िया। तो मुझे cos थीटा नेगेटिव क्वाड्रेंट बताओगे कौन कौन से? cos थीटा नेगेटिव तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। मेरे ख्याल से अब हम इसमें तेज हो गए हैं, हमें आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं क्या आंसर लिखूंगा? मैं आंसर लिखूंगा पाई माइनस पाई बाय 3। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं क्या आंसर लिखूंगा? लिखूंगा पाई प्लस पाई बाय 3। लिखा मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट का और थर्ड क्वाड्रेंट का। तो देख लेते हैं जरा क्या बना ये। 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, ये आए प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के। थीटा ये दो वैल्यूज ले सकता है कब? 0 से 2 पाई में। क्या हम साथ साथ है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें ना ये गड़बड़ है कि बीच में कोई डाउट लिख रहा होगा तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एक बालक ने लिखा है कि 0 क्लोज करके, मतलब 0 ओपन करके 2 पाई क्लोज कर सकते हैं क्या? देखो कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन सभी ऐसे करते हैं। कर सकते हो, कोई गलती नहीं है, लेकिन सभी ऐसे करते हैं। तो मान लो साइन थीटा इक्वल टू 0, तुम आंसर दोगे उस टाइम पे 2 पाई, बाकी सब आंसर देंगे 0। और साइन थीटा इक्वल टू 0 में तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले 0 आता है कि 2 पाई आता है? सोचो जरा। मैंने कहा साइन थीटा 0 है तो थीटा, दिमाग में सबसे पहले 0 आएगा कि 2 पाई आएगा? 0 आएगा ना। तो जब 0 और 2 पाई एक ही बात है तो काम की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आती है, इसलिए इसको क्लोज रखा है, इसको ओपन। बात ये की है। हाँ तुम इतिहास बदलना चाहते हो, कुछ जिंदगी में नया करना चाहते हो तो कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं।
मैडम नंबर काट लेगी, मुझे मत कहना बाद में, मैंने तो पहले ये बताया। सही है। तो कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अगर उन्हें वैल्यू दूं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख लेंगे? बहुत बढ़िया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख लोगे, ये तो बात सही है। अब मान लेता हूं मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो तुम लिख ही लोगे, है ना। एक और दे देता हूं तुम्हें, मान लो था सीकेंट एक्स माइनस रूट 2, लिखो। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, कैपेसिटर नहीं, ये कम था सर, कैपेसिटर वाला था। हाँ जी, हाँ जी, 1-6 ये भी कैपेसिटर था सर। हाँ जी, आ जाओ। पहले तो ये बताओ रूट 2 वैल्यू कब होती है, सबसे पहले तो ये बताओ रूट 2 वैल्यू कब होती है। रूट 2 वैल्यू होती है हमारे पास जब x, अब x में चल रहे x लिख देता हूं। रूट 2 वैल्यू होती है हमारे पास जब थीटा, थीटा ही लिख देता हूं, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, π/4 के। क्या इस बात को सभी मानते हैं कि सीकेंड रूट 2 वैल्यू तब देता है जब थीटा π/4 हो जाता है? मानते ही होंगे ऑब्वियसली। अब अगर इस बात को सभी मानते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा, इसमें पहले ये देखना होगा क्वाड्रेंट कौन सा। सीकेंट थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये सोचो। सीकेंट थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है ये सोचो। सीकेंट थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। मेरे ख्याल से तुमने यही लिखा होगा चैट बॉक्स में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम कहा करते थे पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम कहा करते थे पाई प्लस थीटा। लिख देता हूं पाई माइनस π/4, पाई प्लस π/4, क्या हम साथ है। 3π/4 यहां से आ रही है वैल्यू, 5π/4 यहां से आ रही है वैल्यू। किस किस की ये वैल्यू सही है? बहुत बढ़िया। जिनको अभी कुछ कुछ चीजों में डाउट आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री की पुरानी वीडियो जरूर देखो। इनको अभी डाउट आ रहा है, जैसे अभी मैंने चैट बॉक्स में देखा कि एक बालक ने पूछा कि सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये जो टेबल बनी थी ये वाली, थीटा पाई माइनस थीटा, ये ट्रायंगल की हेल्प से बनाई थी और पूरी डिटेल में बनाई थी हमने, याद हो तो। किस किस को याद है ट्रायंगल की हेल्प से बनाई थी हमने? तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कोई ये कहता है तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में ही, लेकिन हम ट्रायंगल जो बनता है उस हिसाब से इसको यूज करते थे। अगर तुम्हें वो वीडियो नहीं तुमने देखी है या याद नहीं है तो पुरानी ट्रिग्नोमेट्री की जो कि मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स में कराई थी उसे दोबारा देख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। वरना फोन करने में क्या दिक्कत है। चल, तो मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूं कि तुम्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना आ गया, ठीक है। जो भी वैल्यू दूंगा ऑब्वियसली जो वैल्यू गिवन होगी वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। ऑब्वियसली जो वैल्यू गिवन होगी वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती तो, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती तो मान लो 10x तुम्हारे पास आ गया 2। किसी को पता है ये वैल्यू? थीटा की वैल्यू पता है किसी को? कतई नहीं पता होगी, शर्त लगा लो। मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या पता होगी भाई? क्या कहते हैं? देखो जरा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। ये इनवर्स क्या है ये 12th में आएगा। 12th की एनसीईआरटी खोलना, दूसरा चैप्टर मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अभी सिर्फ इसको रिप्रेजेंटेशन की तरह याद रखो। tan x, इसको इधर ले आओगे तो ये tan x बन जाएगा। tan x इक्वल x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। ये सिर्फ अभी रिप्रेजेंटेशन की तरह याद रखो।
इससे ज्यादा तुम्हें नहीं चाहिए होगा कभी भी। तो हालांकि अभी भी रेयर चांसेस है कि ऐसी कोई वैल्यू आएगी तुम्हारे पास स्टैंडर्ड ही, लेकिन फिर भी अगर ऐसी वैल्यू आती है तो समझ गए। तो मान लो वो कहता है इसी का वो लिख दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 10x = 2 का, तो मैं क्या लिखता, x तो मेरे पास ऐसे लिख दिया मैंने, उसके बाद मैं क्या करता, क्वाड्रेंट देखता, कौन कौन सा क्वाड्रेंट, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना क्वाड्रेंट फटाफट से। क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट या फिर थर्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट, इन दोनों में 10 पॉजिटिव होता है या नहीं, तो मेरा आंसर बनेगा 10 इनवर्स 2 और पाई प्लस 10 इनवर्स 2। क्या मैं सही कह रहा हूं, थीटा और पाई प्लस थीटा, पहुंच गए, बहुत बढ़िया। इसको अभी सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की तरह याद रखोगे, डिटेल में इन्वर्स जब पढ़ेंगे तब करेंगे। अगर कोई अननोन वैल्यू आती है, नोन वैल्यू आती है तो पहले तब तो जो जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो जरा थोड़ा और आगे चलते हैं जिंदगी में। अब मूव कर जाता हूं मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन से जनरल सॉल्यूशन की तरफ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें लिखना आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें लिखना आ गया। क्या कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता या कैसे आएगा, वो सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना जिसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं लिखना आया अभी तक, सिर्फ वो लिखना चैट बॉक्स में कि मुझे नहीं आया। लिखना आ गया कि नहीं ये बताओ। सिर्फ वो लोग लिखेंगे जिनको नहीं आया, जिनको आ गया बहुत बढ़िया। विशाखा चौधरी पूछ रही है डेफिनेशन क्या होती है, पारस चावला पूछ रहा है क्वाड्रेंट किस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, तो पारस चावला का क्वेश्चन तो डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेंट किस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं ये हमें पहले से पता है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव है, पारस मैथमेटिकल टूल वाली वीडियो देखियो एक बार, वरना यही वीडियो दोबारा देखियो, इसी में दिख जाएगा तुझे आज ही, इतने क्वेश्चन में तो ऑब्जर्व करा है। और विशाखा चौधरी ने पूछा है कि डेफिनेशन क्या है, कुछ डेफिनेशन है बहुत सिंपल है, 0 से लेके 2 पाई तक, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो वैल्यूज ऑफ थीटा होंगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करके वैल्यू निकालते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा बोलते हो ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ही सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, सॉल्व करके जो वैल्यू आई उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन में, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट आंसर आने हमारे पास, तो हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि 0 से 2 पाई, मतलब एक पूरे चक्कर में जितने भी तुम्हें आंसर मिले, ऐसा नहीं है हमेशा 2 मिलेंगे। जैसे मैंने तुम्हें कह दिया मान लो कि साइन थीटा तुम्हारे पास 1 है, तो अब अगर तुम ध्यान से देखो साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं, ये 0 पाई 2 पाई, सिर्फ एक लौती वैल्यू ऐसी है ये वाली π/2 वाली, इसमें क्या कहोगे, थीटा इज π/2 कहोगे या नहीं, यस और नो। इसमें दो वैल्यूज नहीं आएंगी, इसमें एक ही आएगी। तो उसने कहा है 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक जितनी भी वैल्यूज आए उन सबको लिख दो, उनको हम प्यार से प्रिंसिपल सॉल्यूशन बुलाएंगे। जैसे तुम्हारे घर में नाम होता है ना, चुन्नू मुन्नू टुन्नू, प्यार से बुलाते ना, आजकल तो नहीं बुलाते, पहले बुलाते थे, वैसे ही इसको प्यार से बस वो कह रहे हैं, मतलब समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकता है। बाई चांस उसने कह दिया sin x is 2, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिखो, क्या कहोगे बोलो जरा। तुम कहोगे कि नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू एग्जिस्ट, क्योंकि sin x कभी भी 2 हो ही नहीं सकता, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में आने वाले सॉल्यूशन पे कोई भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, नो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ गए। एक बालक ने पूछा है कि sin x अगर 0 हो गया तो क्या इसमें 3 वैल्यूज आएंगी, एक ये, एक ये, एक ये, लेकिन ध्यान से देखो 2 पाई ओपन है तो इसको नहीं लूंगा मैं, 2 ही वैल्यूज आएंगी। अगर मुझे कोई कहे
साइन थीटा 0 हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो मैं यही दोनों लिखूंगा 0 और पाई, समझ गए? 2 पाई तो ओपन है, 2 पाई नहीं आएगा उसमें, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो अब आ जाओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, अब चलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब चलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ध्यान से देखना जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है, थोड़ा ध्यान से देखना कि जनरल सॉल्यूशन लिख कैसे रहो। सबसे पहले सबसे सिंपल एक चीज बताना मुझे, ये एंगल 0, मैं घूम के यहाँ आ गया, एंगल आया पाई, घूम के यहाँ आ गया, एंगल आया 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ? चक्कर काट रहा हूँ, रेवोल्यूशन बना रहा हूँ बस। जब मैं यहीं पे खड़ा था, फिर से देख लो एक बार, जिनको नहीं समझ आया होगा, जब मैं यहाँ खड़ा था मैं 0 एंगल कहता हूँ, इस एंगल को मैं पाई कहता हूँ, वापसी इधर आ जाता हूँ 2 पाई कहता हूँ, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ऐसे चलता रहता है। सोचो दिमाग में, पहुंच गए होगे मेरे ख्याल से। तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये ऑब्जर्व करने के कह रहा हूं कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। क्या तुम पहुंच गए यहां तक? जो तुम्हें किसी ने कहा कि 4 पाई एंगल कवर करो, तो तुम क्या करोगे? एक रेवोल्यूशन, दूसरा रेवोल्यूशन, 4 पाई, कहां पहुंचोगे हमेशा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एंगल मेजरमेंट कहां से स्टार्ट होती थी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसी ने कहा 3 पाई एंगल कवर करो, तो तुम कहां पहुंचोगे? यहां से ये 2 पाई एक रेवोल्यूशन कर लिया और फिर इतना और, तो यहां पहुंच जाओगे। सोचो, एक पूरा रेवोल्यूशन और इतना और, 3 पाई पे यहां पहुंच जाओगे। तो इवन और ऑड मल्टीपल समझ आ गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे? मेरे ख्याल से आ जाने चाहिए। अगर आ गए तुम्हें समझ तो बहुत अच्छी बात है। तो अब छोटी सी चीज देखना, मैंने तुम्हें कहा cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, सिंपल, cos थीटा इक्वल्स टू हाफ। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात करूं, कब कब ये मिलेगा? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, मिलेगा या नहीं? बाय चांस। और एंगल भी बता दो एक बार, एंगल कौन सा होगा? रेडियंस में बताना है, डिग्री में नहीं बताओगे। एंगल होगा पाई बाय 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है। cos थीटा इक्वल्स टू हाफ की जगह मैंने लिख दिया cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाय 3। किसी को दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से? ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, ऐसा दिखाई दे रहा है। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, ऐसा दिखाई दे रहा है या नहीं? जिसमें अल्फा ये है, इसमें अल्फा क्या है? पाई बाय 3। देखने, अब क्वाड्रेंट इज फर्स्ट या फिर फोर्थ? क्वाड्रेंट इज फर्स्ट या फिर फोर्थ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू मिलेगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू मिलेगी? क्या मानते हो इस बात को तुम? बिल्कुल मानते ही होगे, नहीं मानोगे तो अभी मनवा दूंगा थोड़ी देर में। आयो, ये वैल्यू तुम्हें यहां पे मिल रही है जब ऐसे 60 डिग्री पे हो, या फिर यहां पे मिल रही है जब ऐसे 60 डिग्री पे हो? क्या मैं मान लूं इस बात को? 2 पाई माइनस 60 है एक्चुअल में ये एंगल, इन दो पे, इस पे या फिर इस पे, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे वो वैल्यू मिल रही है जो मुझे चाहिए। यस या नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 60 ना लिखे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको अल्फा लिख लेता हूं, इसको 2 पाई माइनस अल्फा लिख लेता हूं, अल्फा 2 पाई माइनस। ठीक है, अब देखो जरा, मैं
क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई वाली एक्सेस थी पॉजिटिव थी या नहीं, बताओ जरा। ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई वाली एक्सेस थी, यस और नो? बिल्कुल थी। तो मैं ये कह दूं कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई में जब तुम अल्फा ऐड कर लोगे सॉल्यूशन मिल जाएगा, अल्फा सब्ट्रैक्ट कर लोगे तब भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अल्फा सब्ट्रैक्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एंगल माइनस अल्फा होगा। अब देखो क्लॉकवाइज में मेजर करा मैंने, क्लॉकवाइज में एंगल को नेगेटिव लेते थे या नहीं? और यहां भी दिख रहा है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से अल्फा सब्ट्रैक्ट करा है, दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है, देखो एक बार। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जब अल्फा ऐड कर दूं तो मेरा सॉल्यूशन लाइन है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा सब्ट्रैक्ट का मतलब क्लॉकवाइज में घुमा दो, क्लॉकवाइज में घुमा दूं तो भी मेरी सॉल्यूशन लाइन है। क्या तुम इस बात को मानते हो, यस या नो? बिल्कुल मानते हो, मान गए? अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। देखो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, पता है ना तुम्हें? बहुत बढ़िया। तो अब सुनो जरा, तो अब ये इसका जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें सारे सॉल्यूशन कवर होते हैं। देखो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। 2n पाई, 2n पाई का मतलब क्या है? 2n एक इवन नंबर होगा, यस या नो? 2n एक इवन नंबर होगा, यस या नो? होगा। तो मैंने कहा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या यही भी था इसमें भी? याद करो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब मैं यहां खड़ा हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, अल्फा ऐड या फिर अल्फा सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं? यस और नो? बिल्कुल मिल रहा है। तो अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है? पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका जनरल सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला हालांकि तुम्हें याद करना होगा, आया कहां से मैंने तुम्हें ऑब्जर्व करा दिया, समझ गए? अब अगर तुम ध्यान से देखो, इसी को ध्यान से देख लो अगर, ठीक है? मुझे ये बताओ, n की वैल्यू 0 डालने पे, n की वैल्यू 0 डालने पे क्या तुम्हें प्लस माइनस पाई बाय 3 दिख रहा है? n की वैल्यू 1 डालने पे 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 दिख रहा है? ऐसे ही n की वैल्यू -1, n की वैल्यू बदलते रहोगे, सारे वैल्यूज मिलती रहेंगी। n की वैल्यू बदलते रहो, n को हमने क्या कहा है? सारे इंटीग्रल वैल्यूज लिखा। सारे इंटीजर्स क्यों कहा है? क्योंकि हर बार इवन इंटीजर यहीं पे आएगा, उसमें प्लस अल्फा या माइनस अल्फा करके मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल ही रहा होगा। मिल रहा होगा या नहीं? तो ये फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। n क्या लिया है? एक वेरिएबल क्वांटिटी है n, और 2n क्यों लिया है? क्योंकि मुझे इवन मल्टीपल चाहिए था। n वेरी करता रहेगा, मेरा आंसर आता रहेगा, n वेरी करता रहेगा, मेरे नए नए आंसर आते रहेंगे। और ये इनफाइनाइट आंसर्स को लिखने का तरीका है, ये इनफाइनाइट, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट। वेव चलती रहेगी cos x की, आंसर आते रहेंगे। प्रिंसिपल क्या था? 0 से 2 पाई में, वो लिखा था, और उसी प्रिंसिपल को यूज भी करा है। प्रिंसिपल जो आता था हमारे, दो प्रिंसिपल आएंगे इसके, कौन कौन से आएंगे? प्रिंसिपल आएगा एक तो पाई बाय 3 पॉजिटिव है, या फिर आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 कॉमा 5 पाई बाय 3। अगर मेरे से प्रिंसिपल पूछे होते तो मैं कहता ये दो प्रिंसिपल है, मानते हो इस बात को? और इसी में से कोई एक उठा के अल्फा बना लो, इसी में से कोई भी उठा सकते हो, हालांकि फर्क नहीं है, तुम ये उठाओ या ये उठाओ, लेकिन कंपैरेटिवली हम छोटी वैल्यू जो ओरिजिन के पास हो, जो 0 के पास हो, वो वाली वैल्यू उठा। तुम ये उठा के लिख दो या ये उठा के, दोनों ही सही माने जाएंगे। तुम यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन जनरली क्या लिया जाता है? छोटे वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो 0 के पास में हो, समझे? वैसे कोई भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दिखने में अलग होगा लेकिन वो होगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमने छोटे वाला लिया, जनरली बुक्स में भी और टीचर्स भी यही लेते, सभी लोग यही लेते, लेकिन तुम दूसरा ले भी लोगे बाय चांस तो भी कोई मना नहीं कर सकता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। समझ गए? तो जनरल सॉल्यूशन फॉर कॉस, जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ रहा है तो ये है। क्या ये तुम्हें याद हो गया? हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑब्जर्व करा दिया मैंने बहुत अच्छे से कि इवन मल्टीपल ऑफ उसमें प्लस माइनस करके मिल जाता है। समझ गए? यही हमारा आंसर है, तुम्हें n की वैल्यू डालनी नहीं है, ये तो मैंने वैसे दिखाया था कि n की वैल्यू बदलता रहूंगा और आंसर आते रहेंगे। यही हमारा आंसर है जनरल सॉल्यूशन का, n की फॉर्म में ही देते हैं। n बिलोंग्स टू इंटीजर, हम बताना चाहते हैं कि n की जो जो वैल्यू तुम यहाँ डालते रहोगे, इंटीग्रल वैल्यू कोई भी, +1 -1 +2 -2 0 5 -10, जो भी तुम्हारा मन है वो डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ये इसका सॉल्यूशन होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं cos x का ग्राफ बना दूं तुम्हें, मैं cos x का ग्राफ बना दूं तो cos x का ग्राफ ऐसे चलता जाएगा ना, आगे पीछे भी चलता जाएगा, और कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो y इक्वल टू हाफ वाली लाइन बना दी मैंने, कितनी बार कट कर रही है? बहुत बार कर रही है, इधर भी मिलते रहेंगे उधर भी। तो उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो ये तरीका, उन इनफाइनाइट को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो ये तरीका है। ये ऑब्जर्व करने का प्रोसेस था सारा, तुम्हें याद इसको रखना है, इसको समझ गए? सेम चीज मैं tan और sin के लिए भी करूंगा, सेम चीज मैं tan और sin के लिए भी करूंगा। आओ जरा, सेम चीज एक बार tan के लिए करता हूं, ठीक है? तुम खुद मेरे साथ साथ करना। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, पिछली बार क्या था? cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा था, अब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, जिसमें अल्फा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है, छोटे वाली ले लेंगे जनरल। मान लो उसने कहा tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसको कैसे लिख लोगे? tan थीटा इक्वल्स टू tan π/4, तो तुम्हारा अल्फा क्या हो गया? π/4, इस तरीके से, ठीक? अब इसको भी ऑब्जर्व करते हैं, किस किस क्वाड्रेंट में, इसको देख लो एग्जांपल, किस किस क्वाड्रेंट में बोलो? फर्स्ट और थर्ड में, बिल्कुल सही पहचाना है। tan जो वैल्यूज देगा, tan जो ये वाली वैल्यू की मैं बात करूं वो देगा, किसमें देगा? फर्स्ट में, मतलब यहां पे और यहां पे, जब अल्फा होगा या फिर पाई प्लस अल्फा होगा, अल्फा कुछ भी हो सकता है, मैं जनरल डील कर रहा हूं। या तो अल्फा एंगल पे खड़ा हुआ मैं तो ये वैल्यू मिल रही होगी, या पाई प्लस अल्फा पे होऊंगा तब भी यही वैल्यू मिल रही होगी। मानते हो इस बात को? जनरल वाली तो बात कर रहा हूं मैं, यस और नो फटाफट से लिखो चैट बॉक्स में। बिल्कुल मान गए, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या ये भी मानते हो कि ये एंगल अल्फा है? यस और नो? बिल्कुल मानते होगे। और अगर ये मानते हो तो मैं कह दूं इवन मल्टीपल में अल्फा ऐड करोगे, इवन मल्टीपल में अल्फा ऐड करोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, यस और नो? इवन मल्टीपल में अल्फा ऐड करोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑड मल्टीपल में भी अल्फा ऐड करोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोनों में, इवन में अल्फा ऐड करोगे तो भी मिल जाएगा, ऑड में ऐड करोगे तो भी मिल जाएगा। मानते हो इस बात को? क्योंकि ये तो लाइन ऑफ सॉल्यूशन है ही मेरी, इवन पे खड़ा हूं तो भी एंटी क्लॉकवाइज अल्फा घूमना पड़ेगा, और ऑड पे खड़ा हूं तो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। दोनों ही केस में एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंगल प्लस है। मैं क्या कह रहा हूं? इसमें भी प्लस करूंगा और इसमें भी प्लस करूंगा। क्या तुम मानते हो इस बात को? मान लिया? बहुत बढ़िया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं, इवन में भी ऐड करना है ऑड में भी, तो इवन और ऑड अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या लिख देते हैं, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो तुम अल्फा ऐड कर लेना। मानते हो इस बात को जो मैंने बोली अभी?
कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो तुम अल्फा ऐड कर लेना, क्या तुम मानते हो? बिल्कुल मानते हो। तो मल्टीपल ऑफ पाई में कैसे लिख देता हूँ, एन पाई मल्टीपल ऑफ पाई। अब मैंने 2n नहीं लिखा, ऑड नहीं चाहिए था, देखो इवन नहीं चाहिए था, ऐसे लिखा होता है कई बार 2n पाई, कई बार ऐसे लिखा होता है 2n प्लस 1 पाई। ये होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 2n प्लस 1 हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, समझे? लेकिन फिलहाल मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ऑड या इवन में, मैंने कहा मल्टीपल ऑफ पाई में अल्फा ऐड कर लेना, तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मानते हो तुम इस बात को, यस या नो, फटाफट से। बिल्कुल मानते हो, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जरूर लिखना n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि n वेरी करेगा तभी तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास। ये हमारा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन है, n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अल्फा क्या है, अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू है, जनरली छोटे वाली लेते हैं। फिर से बता रहा हूं, तुम कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह जो तुम्हें आंसर मिलेगा वो इसी हिसाब से मिलेगा, दोनों आंसर में फर्क कोई नहीं होगा, दिखने में अलग है लेकिन एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो सेम है, तो सबके साथ ही चलेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। समझ गए tan का भी? अब देखो cos का समझने में थोड़ा एफर्ट लगा होगा, tan का कंपैरेटिवली जल्दी समझ आ गया होगा। चलते हैं आप जरा साइन पे भी एक बार, अब हम चलते हैं एक बार साइन पे भी चल पड़ते हैं। अगर बाय चांस मुझे इसका सॉल्यूशन पूछा होता जनरल सॉल्यूशन, तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4 n बिलोंग्स टू, ये लिख देता बस, अल्फा की वैल्यू पटक दो, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, सिंपल। समझ गए इतनी कहानी की? अब जरा हम चलते हैं साइन भी कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा काम अपना, है ना? कॉस कर लिया, वो कर लिया, साइन भी कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। क्वाड्रेंट बताओ पहले तो, क्वाड्रेंट बताओ पहले तो, फर्स्ट या सेकंड में सेम देता है। साइन थीटा इक्वल्स टू, जो सबसे सिंपल वैल्यू तुम्हें मान लो हाफ पता है 30 डिग्री पे होगी, देखो ये अल्फा और ये पाई माइनस अल्फा, कितने लोगों ने पहचान लिया कि ये दोनों सॉल्यूशन सेट है, अल्फा और पाई माइनस अल्फा, कितने लोगों ने पहचान लिया कि ये सॉल्यूशन सेट है? पहचान लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये वही है पुराने वाला जो उसमें मैथमेटिकल टूल में बना अल्फा पाई माइनस अल्फा, पहचान लिया, मतलब ये यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा और यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो मुझे बताओ इवन मल्टीपल ऑफ पाई में मैं अल्फा ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए? बिल्कुल सही। तो मैं कह रहा हूं इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब होगा, उसमें अल्फा ऐड करना, तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुमने भी यही लिखा है चैट बॉक्स। मैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जब मैं यहां हूं तो मुझे इधर जाना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है, तो बताओ कि मैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? सब्ट्रैक्ट करूं, बहुत बढ़िया लिखा है जिन्होंने भी लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में सब्ट्रैक्ट करूं अल्फा। सब लोग मान रहे हैं कि ये मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं इवन मल्टीपल पे खड़ा हूं तो मैं अल्फा ऐड करूं, ऑड पे खड़ा हूं तो मैं सब्ट्रैक्ट करूं, काम बन जाएगा। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना, थोड़ा सा खतरनाक तरीका है, ध्यान से देखना। n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान से ऑब्जर्व करना था, अगर यहाँ पे n इवन हो गया तो -1 की पावर इवन अल्फा ऐड कराएगी या सब्ट्रैक्ट कराएगी? फटाफट से बता दो। अगर n इवन हो गया
तो क्या तुम्हें खुद नहीं ऑब्जर्व हो गया ये कि अगर n इवन हो गया, इसमें n इवन हो गया तो ये साइन ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा, इसमें अल्फा ऐड हो जाएगा। अगर n ऑड हो गया, n ऑड हो गया तो ये -1 की पावर ऑड कितना होता है, -1 होता है या नहीं, तो वो अल्फा अपने आप सब्ट्रैक्ट करा देगा। ये भी मानते हो तुम? तो मैं ये कह दूं कि इस सॉल्यूशन ने ये दोनों कंटेन कर लिया अपने आप में, यस या नो? कर लिए, तो यही हमारा आंसर है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा। ये सॉल्यूशन सेट है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ये देखो लिखने का थोड़ा अलग तरीका है। -1 की पावर n हम तब यूज करते हैं जब कभी ऐड कभी सब्ट्रैक्ट करना हो, तो n इवन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, n ऑड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या तुम समझ गए इस बात को? बहुत बढ़िया, बस खत्म होगी बात। तीनों सॉल्यूशन सेट लिख लिया हमने। एक बार मैं तीनों सॉल्यूशन सेट तुम्हारे लिए दोबारा लिख देता हूँ। हमने समझ लिए हैं कि तीनों सॉल्यूशन सेट है क्या। एक बार मैं तुम्हारे लिए तीनों सॉल्यूशन सेट दोबारा लिख देता हूँ। एक बार वीडियो देखना, आज इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करा है, क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। वीडियो देखना, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा बोला तो मैं क्या कहूंगा, थीटा इज n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मुझे किसी ने कहा cos थीटा cos अल्फा के बराबर है तो मैं क्या कहूंगा, थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मुझे किसी ने कहा tan थीटा इज tan अल्फा तो मैं कहूंगा थीटा इज n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या यही तीन सॉल्यूशन सेट हमने लिखे थे अभी? यस और नो? इन्हीं तीनों को हमने समझा था। बहुत बढ़िया। तो आज तुम लोग आराम से इन तीनों का ऑब्जर्वेशन देखना। ये जो मैंने तुम्हें कराया है ये इसकी डेरिवेशन नहीं है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। इसमें हमने दिमाग लगाया, कुछ डिराइव नहीं करा है। डेरिवेशन चाहिए तुम्हें एनसीईआरटी में मिल भी जाएगी, वो फॉर्मूला बेस्ड डेरिवेशन है। फॉर्मूले लगा लगा के यहाँ तक पहुंचेगा, हम दिमाग लगा के यहाँ तक पहुंचे। और फॉर्मूले और दिमाग में से क्या काम आएगा हमारे, बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के। बहुत बढ़िया। तो इन तीनों को जैसे मैंने आज सिखाया है डिराइव करके देखना, खुद से ऑब्जर्व करके देखना। ठीक, इस पे क्वेश्चन कैसे होने, कुछ क्वेश्चन तो प्रिंसिपल के ही मिलेंगे। एक्सरसाइज के एग्जांपल्स अटेम्प्ट करके कोशिश करना, आज एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो। एक्सरसाइज के एग्जांपल देखना, सिंपल को सीडी फॉर्मूलाज cos ऑफ a माइनस बी लगा के। ठीक है, कल मैं इसके कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा। आज तो हमने सिर्फ ये फॉर्मूला कैसे आए, क्या होता है इसका मतलब, ये सीखा। कल इस पे क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। बाय बाय।